हैदराबाद में एआईएमआईएम का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें ओवैसी की पार्टी के कई नेता शामिल हुए। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। अक्सर विवादों में रहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया। क्या कहा और किस अंदाज में कहा, ये रिपोर्ट आप देखिए। अगर कोई कीचड़ उछालेगा तो खबरदार, हमारी बर्दाश्त को तुम और इम्तिहान न लो। एक मर्तबा मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई, दोबारा चलाओ प्यारे, मैं तैयार हूं। इस गरीब और मजलूम कौम के लिए मरने को तैयार हूं। तुम चलाओ गोली, कितनी गोली चलाओगे। मुद्दत के बाद आए छोटे मियां फिर भड़काए। क्या भूल गए, हिंदुस्तान में वैसा काम नहीं हुआ कोविड में जो हमने काम किया। वही वार पलटवार या अकबरुद्दीन का नया अवतार। मेरे पास काम है, मैं काम बताते बताते सारी रात गुजार सकता हूं, इतना काम है मेरे पास, मेरी जमात के पास, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के पास, मेरे सदर के पास। मान न मान भाईजान का फिर हिंदू मुसलमान। हिंदुस्तान की जेलों में मुसलमान ज्यादा क्यों हैं? हिंदुस्तान में बेरोजगार मुसलमान क्यों है? हिंदुस्तान में गरीबी का शिकार मुसलमान क्यों है? मुफलिसी का शिकार मुसलमान क्यों है? वोटर्स से मोहब्बत है, विरोधियों से अदावत है, राजनीति की रवायत है या फिर हैदराबादी भाईजान की कोरी सियासत है। हमने अपनी जवानी के रास्ते हमारे खत्म हो गए, अब हम मौत के करीब जा रहे हैं, मगर हम अपनी जमीन में जाने से पहले, अपनी आंखों को बंद होने से पहले देखना चाहते हैं कि भारत की हर रियासत में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का रुकने असेंबली और रुकने पार्लियामान मुंतखब होकर जाए। वैसी ही तकरीरें, वैसा ही अंदाज और वही उकसावे वाले अल्फाज। तेलंगाना में फिर चुनाव आए, इसलिए बड़े मियां ही नहीं, इस दफा छोटे मियां भी चौबारे पर आए। गैस और महंगी हो चुकी, पेट्रोल और महंगा, डॉलर और बढ़ रहा है, सरहदें गैर महफूज है, लेकिन इलेक्शन से पहले बनने वाला चौकीदार अपनी चौकीदारी की टोपी सीटी निकाल के गद्दी पे बैठा है, देख ही नहीं रहा है। अरे बाबा, अपने आप को चौकीदार बोले थे ना, अरे चौकीदारी तो सही कर लो, सरहदों की हिफाजत कर लो, या नहीं तो हमसे कह दो, हम मुसलमान चले जाएंगे, अपने हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए अपने सीनों को पेश कर देंगे। अपने आप को चौकीदार नहीं कहेंगे, हम अपने आप को इस मुल्क के शहरी व बाशिंदे कहेंगे और जाएंगे आगे। तकरीरों में मजहब, सियासत में मजहब, जज्बात में मजहब, हर बात में मजहब। ओवैसी खानदान की राजनीति का आगाज और अंजाम मजहबी तकरीरों से ही होता है। सवाल यह है कि ओवैसी ब्रदर्स डरते हैं या डराते हैं, या फिर सिर्फ अपनी सियासत चमकाते हैं। कि 75 बरस में हर किसी ने हमारा इस्तेमाल किया, इस्तेहसाल किया, हमको वोट बैंक की तरह ट्रीट किया, खजूर खिला के खुश किया, टोपी पहन के हमारे सामने आके खुश किया, या चादर भेज के खुश किया। 75 बरस में हम तबाह होते रहे, बर्बाद होते रहे, लुटते रहे। ठीक इसी तरह कौम के जज्बातों को जगाकर ओवैसी खानदान अपनी राजनीति की लकीर खींचता रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीरों का सिरा भी उसी लकीर पर चलता रहा है। वैसे भाईजान का भड़काऊ दीदार क्यों हुआ, ये भी जान लीजिए।
ओवैसी की पार्टी ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। देश के कोने कोने से AIMIM के नेताओं को बुलाया गया, लेकिन लाइमलाइट में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ही रहे। जलसा बड़ा था तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने में भी देर नहीं की। क्या है बताइए? कभी चाय वाले बन जाते हैं, कभी चौकीदार बन जाते हैं, कभी फकीर बन जाते हैं। अरे भाई, हमको ना चाय चाहिए, ना चाय वाला चाहिए, ना चौकीदार की सीटी चाहिए, ना चौकीदार की टोपी चाहिए। हमको ना फकीर चाहिए, ना फकीर का थैला चाहिए। हमको एक ताकतवर वजीर आजम चाहिए। बस यही काफी। ये पहली बार नहीं है जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से दिल्ली की सत्ता को ललकारा है। ओवैसी खानदान के छोटे चश्मचिराग जब भी माइक के सामने आते हैं, ऐसी ही बातें करते हैं। आगे ताली पीटने वाली भीड़ होती है तो छोटे मियां की तकरीरें और तीखी होती जाती हैं। मुझे हैरत होती है, आज भी याद आता है क्या क्या नहीं बोला। यह भी बोला था कि पहले शौचालय बाद में देवालय। ऐ हिंदुत्व के ताकतवर पहलवानों, गौरक्षकों, तुम्हारे घर के शौचालय बना दिया चौकीदार या नहीं बनाया? मेरा सवाल है। बन गए? ना ही शौचालय बने, ना ही कुछ बना, सिर्फ बातें। कोई बेघर नहीं रहेगा 2022 तक। मिल गए? 15 लाख आ जाएंगे, आ गए। ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएगी, इतनी ट्रिलियन उतनी ट्रिलियन हो गई। कुछ नहीं हुई, सिर्फ बातें, सिर्फ बातें। मैं पहले भी कहता था बेहतरीन अदाकार है, बेहतरीन अदाकार। वही अदाकारी, वही दिखावा। हैदराबाद की सियासत गवाह है कि जब भी चुनाव आए हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसे ही अंदाज में तशरीफ लाए हैं। इसे ओवैसी खानदान की 6.5 दशक पुरानी राजनीतिक रवायत कहें या राष्ट्रीय स्तर पर पंख फैलाने की बेताबी, लेकिन यह हकीकत है कि ओवैसी भाइयों की मजलिस जहां भी जमी, ऐसी ही भड़काने और उकसाने वाली तकरीरें हुई। वक्त और हालात की नजाकत को समझो। देखो ये मुल्क कहां जा रहा है। आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आज गए और आज ही कामयाबी मिल जाए। फख्र मिल्लत ने काम शुरू किया था, सालार ने जारी रखा। आज नकीब मिल्लत जो बीज बो रहे हैं, नकीब मिल्लत जिंदा नहीं रहेंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल उस बीज के उभरे हुए उस फलदार दरख्त के फल जरूर खाएंगे। हम जिंदा नहीं रहे तो कोई बात नहीं। जानते हैं कि ओवैसी सियासतदान हैं, जिनका पहला टारगेट मुसलमान वोटर है, लेकिन क्या इसे सिर्फ सियासत का तकाजा मानकर खारिज किया जा सकता है? ओवैसी क्यों सिर्फ मुसलमानों की ही बात करते हैं? देश के चुनावी राज्यों में ओवैसी यही करते रहे हैं, फिर वही होने वाला है, क्योंकि आने वाले महीनों में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसी साल अप्रैल मई में कर्नाटक में चुनाव होने, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान और कर्नाटक में चुनाव लड़ने का ऐलान तो किया ही है, बुलडोजर का जिक्र करना भी नहीं भूले। मुसलमान खुशहाल होता, कामयाब होता, तरक्की याफ्ता होता, इस मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार होता, तो मजलिस उत्तर प्रदेश क्यों जाती, राजस्थान क्यों जाती, महाराष्ट्र क्यों जाती? अरे तुमने मुसलमानों को हक नहीं दिया, इसलिए हम जा रहे हैं इस तरीके से हक लेने के लिए। आप आइन को चाहते हैं या बुलडोजर को चाहते हैं? आप अंबेडकर को पसंद करते हैं जो आइन को बनाया, या आप बुलडोजर को पसंद करते हैं? आप मोहब्बत को पसंद करेंगे या जुल्म को पसंद करेंगे? इस बात का फैसला आपको करना है, और हम इंशाअल्लाह ताला आइन को बचाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी लंबे वक्त से मुसलमानों के नेशनल लीडर बनने का ख्वाब देख रहे हैं।
पिछले कुछ सालों के दौरान ओवैसी महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और बिहार से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु तक में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन ज्यादातर राज्यों में ओवैसी खानदान की सियासत टाएं फिस साबित हुई है। इसलिए छोटे मियां ने अभी से ट्रेलर जारी कर दिया है। बहुत बोल रहे हैं बोलने वाले, बहुत बोल रहे हैं। बोलो, तुम जितना बोलते बोलो, हमको परवाह नहीं। हमारी जूती की नोक पे है तुम्हारी पुकार। कोई नई बात नहीं है, मगर याद रखो, दियानतदार ईमानदार बाप का बेटा है असदुद्दीन ओवैसी। इसकी ईमानदारी की गवाही मैं देता हूं, हम सब हैदराबाद देते हैं। हमारा सदर दियानतदार ईमानदार है। अगर कोई कीचड़ उछालेगा तो खबरदार, हमारी बर्दाश्त को तुम और इम्तिहान न लो। कौम की रहनुमाई का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान वोटों की एक मुश्त ठेकेदारी का हक जताते हैं। मुसलमानों के नेशनल लीडर बनने की ओवैसी की ख्वाहिश कुलांचे मार रही है। इसीलिए ओवैसी ने दक्षिण से उत्तर की राह पकड़ ली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उत्तर भारत के मुसलमान हैदराबादी भाईजान को कबूल करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। संविधान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को भी करारा जवाब देने में वो पीछे नहीं रहते। वैसे पाकिस्तान की हालत अब आईसीयू में एडमिट उस मरीज की तरह हो चुकी है जिसके ठीक होने की उम्मीद कम है। पाकिस्तान में महंगाई ने 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक वक्त की रोटी के फाके पड़े हुए हैं। महंगाई 40% तक बढ़ गई है। लेकिन भारत के खिलाफ जहर उगलने की फितरत उसकी नहीं गई। पड़ोस के मुल्क की नफरत, नियत और आदत के हर फरेब को सामने रखती ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया की जगह अगर चाइना या कोई और भी कंट्री होस्ट कर रहा होता तो हमें बुलाने का बिल्कुल तुक ही नहीं था बनता। तो हम इस लायक है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ इंटरनल ग्रज जो कि बनता नहीं है। फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव इंडिया इज रियली लीडिंग द गेम। ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज आ जाएगा। मेरी नज़र में 1.5 से 2 साल बहुत है उनके लिए। तो अपनी ज़ाती अना और अपने अंदरूनी मामलात को एक साइड पे रखते हैं। आप बात कर रहे हैं इंडिया से कंपेयर करें। इंडिया से कंपेयर करना तो तौहीन है इंडिया की। दुनिया में भारत के जिस रुतबे का इल्म पाकिस्तान की आवाम को है, वही बात पाकिस्तान के हुक्मरानों के भेजे में नहीं घुसती। इसका नतीजा भी देख लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत ने बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। When it is not entirely focused on suppressing its own population, Pakistan actively lends its energies to aid, host and abet international terrorists. दरअसल जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कश्मीर के मसले पर भारत पर आरोप लगाए। पाकिस्तान ने भारत सरकार पर कश्मीर के लोगों को उनकी आजीविका से वंचित करने का आरोप लगाया। जिनेवा में भारत की राजनयिक सीमा पूजानी ने पाकिस्तान के आरोपों का ऐसा करारा जवाब दिया कि पाकिस्तान की बोलती ही बंद हो गई। Pakistan's representative has once again chosen to misuse this August forum for its malicious propaganda against India. Pakistan is a state which responds to any calls for reforms with enforced disappearances. In the last decade, Pakistan's own Commission of Inquiry on Enforced Disappearances has received 8,463 complaints. The Baloch people have borne the brunt of this cruel policy. Students, doctors, engineers, teachers and community leaders are regularly disappeared by the state, never to return back. No religious minority can freely live or practice its religion in Pakistan today. पाकिस्तान ने साजिशन भारत पर आरोप ऐसे मौके पर लगाए हैं जबकि दिल्ली में G20 से जुड़ी बैठक में दुनिया के ताकतवर देशों के विदेश मंत्रियों का जमघट लग रहा है। यही नहीं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान वाले प्रभावशाली ग्रुप क्वाड की मीटिंग भी हुई। पाकिस्तान द्वारा यूएनएचआरसी के मंच पर कश्मीर से जुड़ा मुद्दा उठाने की टाइमिंग के पीछे एक पूरी साजिश थी, लेकिन भारत ने उसी मंच पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। वैसे कश्मीर का राग अलापने की एक और वजह पाकिस्तान की कंगाली से भी जुड़ी हुई है। वही कंगाली जिसकी वजह से पाकिस्तान इस समय दुनिया के सामने भिखारी बना बैठा है। अवाम का ध्यान बांटने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा उछाल दिया, जबकि खुद वहां की पब्लिक कह रही है कि इंडिया से बैर रखकर हम खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं।
असल मसला ये पता क्या है, मसला ये है कि ना हम अपने ताल्लुकात ना हम अपनी अना पे आ जाते हैं। अना सबसे बड़ी चीज़ जो है, अना ना जो अना पे आके हम अपने मुल्क को नहीं, नुकसान तुम अपना कर देते हैं, अपने सिर्फ अपना नुकसान नहीं करते, पूरे मुल्क का नुकसान करते हैं, जिसके अंदर पूरा मुल्क बर्बाद होता जा रहा है। जाके कश्मीर में कभी प्रोग्राम करें वो आपको नफरत की नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं आप लोगों ने हमारे नाम पे बड़ा पैसा खाया है, आप लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, आप लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पब्लिक जानती है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। फिलहाल तो पाकिस्तान की सरकार अपने आका चीन से मिली भीख की पहली खेप के ही नशे में है। जानकारी के मुताबिक चीन से पाकिस्तान को कर्ज की नई खेप 3 किश्तों में मिलने वाली है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार के मुताबिक $500 मिलियन की पहली खेप पाकिस्तान को मिल गई है। लेकिन पाकिस्तान के ही एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चीन ने कोई मदद नहीं दी, बल्कि नया लोन दिया है। क्या हम समझें कि आने वाले दिनों में डॉलर है ये नीचे आएगा या नहीं आएगा? इस वक्त जो $700 मिलियन या $70 करोड़ जो आपको चाइना से कर्ज मिला है, जिसकी वजह से हमारा ये अपने हमारे रिजर्व में इजाफा हुआ है, कोई हमने डॉलर कमाए नहीं है, ये हमारे जो है वो कर्ज हमने लिया है। तो चीन के जिस पैसे पर पाकिस्तान के हुक्मरान बल्लियों उछल रहे हैं, उन्हें अंदाजा ही नहीं कि वो पाकिस्तान को चीन का गुलाम बनाने की नई खेप है। वैसे कंगाली के मुहाने पर खड़ा पाकिस्तान चीन की भीख से इसलिए भी गदगद है क्योंकि IMF से पाकिस्तान को मदद मिलने पर संशय है। ख्याल में IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा? सर हो जाना चाहिए, लेकिन जैसे अखबार में आया है 2-3 दिन पहले कि शायद IMF ने भी कुछ गोल पोस्ट चेंज किए हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ हुकाम को ये लग रहा था कि IMF से तकरीबन मुआहदा हो गया है, लेकिन जब IMF ने इनको कुछ लिखी हुई चीजें भेजी तो वो मुख्तलिफ थी। IMF इस वक्त जो है वो क्योंकि दूध का जला है तो वो थोड़ा सा फूक के पी रहा है छाछ भी। तो IMF से मदद का भरोसा नहीं है, लेकिन IMF की खुशामद के लिए शरीफ सरकार पब्लिक को महंगाई के नित नए डोज दिए जा रही है। जनता का कचूमर निकाल दिया है और इसलिए पाकिस्तान में इंडिया इंडिया की गूंज सुनाई दे रही है। कन्या टच है, उन लोगों को कन्या टच है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, और उन लोगों में से करप्शन नहीं है। हम लोग तो जो है ना एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार है। जी पाकिस्तान के हालात मुझे तो यही दिख रहे हैं कि अगले कोई 50-100 साल भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह पिछले 60-70 ईयर्स में इंडिया ने तरक्की किया, बांग्लादेश उसके 20 साल बाद आज़ाद हो के हमसे। मुझे तो लगता है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है और हमें ये बता नहीं रहा है, तो अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा। जिस तरह कल अपना डॉलर है 15 से 20 रुपए अचानक वो उसने उड़ान भरी। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर से सुर्खियों में है। वजह है एक वायरल खबर जिसमें दावा किया जा रहा है कि बागेश्वर बाबा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए पैदल यात्रा करेंगे। आखिर इस दावे की सच्चाई क्या है और इस पर बागेश्वर बाबा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, इस रिपोर्ट में आपको भारत हिंदू राष्ट्र की, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कलयुग में सनातन का झंडा गाड़ने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार है। हम सनातनियों से भी निवेदन करेंगे, मेरे पागलों, तुम एकता में रहोगे तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। अपनी लगभग हर राम कथा में सनातन से लेकर हिंदू राष्ट्र तक की आवाज बुलंद करने वाले सनातन धर्म की रक्षा हो, दूसरा हिंदुओं में एकता हो। बागेश्वर धाम के मुखिया क्या कांग्रेस का साथ देने वाले हैं? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे? क्या बागेश्वर बाबा की 121 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने की प्लानिंग है? आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कांग्रेस को समर्थन देने की खबर सोशल मीडिया पर इतनी वायरल क्यों है? इन तमाम सवालों के पीछे है एक अनाम से अखबार की ये न्यूज क्लिप जिसमें लिखा है कि कांग्रेस के समर्थन में धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश में 121 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। हमने विचार किया है कि बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक एक यात्रा निकालें और इस यात्रा का पैदल यात्रा, इस यात्रा का उद्देश्य ही सिर्फ सामाजिक समरसता और बुंदेलखंड का विकास। हम कोई राजनीति में नहीं है, न हमें किसी सरकार से कोई अपेक्षा है। हम लोगों को जगा सकते हैं जो हमारी ऋषि परंपरा और संत परंपरा में है। सनातन धर्म का मतलब अपनी प्राचीनता को याद करना है। हरदम सनातन का राग छेड़ने वाले बाबा बागेश्वर की कांग्रेस से नजदीकी की खबर के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। दिल्ली से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर बागेश्वर धाम तक फोन की घंटियां खनखनाने लगी।
नेताओं से लेकर संतों तक में चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस खबर में ना तो किसी नेता का नाम दिया गया है, ना ही किसी सूत्र से जानकारी मिलने का हवाला दिया गया है। सीधे सीधे लिखा गया है कि बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कांग्रेस के समर्थन के लिए पद यात्रा निकालेंगे। देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो गई कि बागेश्वर धाम को इस पर सफाई देनी पड़ी। उस अनाम से अखबार की न्यूज क्लिप और विदिशा से कांग्रेस विधायक के डिजिटल पोस्टर को ट्वीट करते हुए बागेश्वर धाम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा गया कि ये खबर पूर्णतः गलत और भ्रामक है। पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार न किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में है और न रहेंगे। गुरुदेव भगवान की सिर्फ एक ही पार्टी है, हनुमान जी की पार्टी, जिसका झंडा है भगवा ध्वज। ये खबर बागेश्वर धाम को बदनाम करने की साजिश है। जो भी आप लोग हमारे ऊपर कह रहे थे ना कि आप क्या कहना चाह रहे या किसी भी वो भाई का विषय, ये सब लंबी लंबी साजिश है। इनसे डरना थोड़ी है, विचलित थोड़ी होना है। या अभी अप्रैल महीने अभी तब जब तक ये 24 नहीं आ गई तब तक ये और बड़े लेवल पर आएगा। अभी तो प्लांटेड अभी लोग आने लगे, अब और प्लांटेड लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भय है कि ये उनके मिशन को फेल कर सकते। तो वायरल खबर को बागेश्वर धाम को बदनाम करने की साजिश बताकर खारिज कर दिया गया। धाम की ओर से कहा गया कि धीरेन्द्र शास्त्री की एक ही पार्टी है और वो है हनुमान जी की पार्टी। लेकिन ये खबर उड़ी कैसे? बाबा बागेश्वर के कांग्रेस को समर्थन करने की अफवाह किसने उड़ाई? इसका कोई सिरा नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ तस्वीरों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। पिछले महीने 13 फरवरी को जब मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम में महायज्ञ चल रहा था, तब उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ भी शामिल हुए थे। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बैठकर काफी देर तक चर्चा भी की थी। महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते। बागेश्वर धाम के महंत से कमलनाथ की मुलाकात पर तब बीजेपी ने भी सवाल उठाए थे। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने तो सीधे कमलनाथ से ही सवाल पूछ दिए थे। मैं तो कमलनाथ जी का बिल्कुल इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि वो बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। लेकिन कमलनाथ जी, आप लोगों की और आपके दल की जो दोगली प्रवृत्ति है, दोहरा चरित्र है, इसका जवाब मध्य प्रदेश नहीं देश की जनता भी चाहती है कि आपके नेता प्रतिपक्ष ने श्रीमान गोविंद सिंह जी ने किस प्रकार से बागेश्वर धाम के ऊपर आक्रमण किए। तो क्या इसके लिए कमलनाथ जी गोविंद सिंह जी से कहेंगे कि वो माफी मांगे? वायरल खबर में दावा किया गया है कि बागेश्वर धाम में कमलनाथ से हुई मुलाकात में ही धीरेन्द्र शास्त्री कांग्रेस को समर्थन देने के प्रति आश्वस्त कर चुके थे। हालांकि खुद बागेश्वर धाम के ट्विटर हैंडल से इस बात को खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस के लिए पदयात्रा निकालने वाली खबर का बाबा बागेश्वर ने खंडन किया है। हालांकि ये जानना दिलचस्प होगा कि आखिर राजनीतिक नेताओं को क्यों बाबा बागेश्वर के नाम की जरूरत आन पड़ी। क्या आने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बाबा बागेश्वर कोई चुनावी फैक्टर होंगे? इसके लिए बागेश्वर धाम के असर वाले इलाकों के बारे में जानना जरूरी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में ज्यादा प्रभाव है। बुंदेलखंड इलाके के 5 जिलों में विधानसभा की कुल 26 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बुंदेलखंड में बीजेपी की 6 सीटें घटकर 14 रह गई थी, जबकि कांग्रेस की 4 सीटें बढ़कर 10 हो गई थी। बाबा के फॉलोअर्स सिर्फ एमपी में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे चुनावी राज्यों में भी अच्छी खासी तादाद में है। शायद इसलिए हर पार्टी और हर नेता बाबा बागेश्वर की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। देखिए, जितना भी साधु संत समाज है या जो राष्ट्रवादी विचार वाला है वो कभी कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं हो सकता। ये कहना गलत है कि किसी एक विशेष पार्टी के लिए ये यात्रा निकाली है। धर्म की यात्रा है, धार्मिक यात्रा है और सभी लोगों को, इससे सभी आमजनों को, बुंदेलखंड के लोगों को फायदा हुआ। हिंदुओं के परिवर्तन, हिंदुओं के जागने का परिणाम है। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, पर प्रत्येक धर्म का सम्मान होना चाहिए। बहरहाल राजनीति अपनी जगह है। फिलहाल तो बाबा का लक्ष्य साफ है, सनातन हिंदू और हिंदू राष्ट्र। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।